हाँ, हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यूब। एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर क्यूब। लेकिन किसी ने कहा सर एक्सियल और परपेंडिकुलर तो सिंपल केस है, किसी और पॉइंट पर अगर पूछा जाए तो कैसे आप करेंगे। हमने क्या लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट, इसको हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, क्या है, ये डाइपोल है, माइनस क्यू चार्ज ये है, प्लस क्यू चार्ज ये, और ये इसका सेंटर है। तो डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन पी इधर होगा, बट नेचुरल है, इट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। और किसी ने पूछा हमको सर चाहिए एट एनी पॉइंट, क्या कर रहा है, एट एनी पॉइंट, वो कोई भी पॉइंट हो, जैसे मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, यहां हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए इस डाइपोल का। तो ये बताइए डाइपोल का एक कंपोनेंट इधर, दूसरा कंपोनेंट इधर, इसको हमने अगर P1 बोला तो ये हमारा क्या हो गया, P2 हो गया। ये बताइए अगर डाइपोल इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है तो P का कंपोनेंट P2 के साइड क्या होगा, जल्दी बोलिए। हमने अगर इसको लिख दिया तो क्या होगा, P2 कैन बी रिटन एज P cos थीटा एंड P1 कैन बी रिटन एज P sin थीटा। और डाइपोल मूवमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो आप लिख सकते हैं P कैन बी रिटन एज P1 प्लस। अब आप ये बताइए, आपके पास एक एक्सियल कंपोनेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, जिसको आपने ई एक्सियल बोला, और एक ई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, जिसको ई परपेंडिकुलर बोलेंगे, और ई नेट ये कुछ होगा, क्या होगा, ई नेट ये हो गया, बोलिएगा होगा कि नहीं होगा। ई का दो कंपोनेंट हो गया, एक एक्सियल और दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब बताइए आप, अगर आप E1 की बात करें, यहां 2p है, तो अगर हम ई एक्सियल की बात करें, जरा ध्यान दीजिएगा, ई एक्सियल कैन बी रिटन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2। अब P की जगह क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए, P की जगह हो जाएगा 2p, यहाँ क्या है, P2 कितना है, P cos थीटा, एक्सप्रेशन क्या है, इसका कंपोनेंट क्या होगा, P का देख लीजिए, इसको लिख देते हैं आप अगर चाहें, ये हो गया P cos थीटा, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया P, होगा कि नहीं होगा। हमने लिखा 2p cos थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यू। और यहां देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है और जो डाइपोल मूवमेंट का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। हमने लिखा E परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P sin थीटा बाई आर क्यू, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों कैसे है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। तो किसी ने कहा कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड विद वेक्टर क्वांटिटी, तो आप लिख सकते हैं वेक्टर E कैन बी रिटन एज
ई एक्सियल प्लस ई परपेंडिकुलर होगा, बोलते जाइए। और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, सो यू कैन राइट, जैसे आपने ट्रायंगल लॉ में पढ़ा, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और ई एक्स और ई परपेंडिकुलर के बीच एंगल कितना, ये एंगल तो 90 डिग्री है ना, तो 2ex er cos या ई एक्सियल er ई परपेंडिकुलर cos 90 जीरो हो जाएंगे। आप सीधे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई स्क्वायर कैन बी रिटन एज ई ए एक्स का स्क्वायर एक्सियल का स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? उसके आगे वाला जीरो हो गया। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आप लिख सकते हैं ई कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ एक्सियल। आपने क्या लिखा है, या दिखाइए कहाँ लिखे, ये लिखे आपने, इसको लिखा 1/4πε0 2p cos थीटा बाई आर क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 1/4πε0 p साइन थीटा बाई आर क्यूब का, बोलिएगा 1/4πε0 p cos p बाई आर क्यूब कॉमन हो जाएगा, इसको बाहर ले लीजिए। तो आपने लिखा 1 बाई या p बाई 4πε0 आर क्यूब हमने बाहर ले लिया, तो बचा क्या है, अंदर में आपका बचा 2 cos थीटा होल स्क्वायर मतलब 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये बताइए, इसमें से अगर हम ये कर दें, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना 1/4πε0 1/4πε0 p बाई आर क्यूब। ध्यान दीजिएगा, और इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बोलिए, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, यू कैन राइट, इसको आप क्या लिख सकते हैं, सो ई कैन बी रिटन एज 1/4πε0 1/4πε0 p बाई आर क्यूब, और यहाँ क्या होगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। अगर आपको ये फॉर्मूला मालूम है तो आप इससे एक्सियल और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दोनों निकाल सकते हैं। क्यों? अगर आप इससे केस ले लें, आप लिखा केस 1, थीटा कितना हो 0 डिग्री, मीन्स थीटा 0 होगा तो क्या होगा, एक्सियल हो जाएगा ना। इसमें फॉर्मूला क्या आएगा 1/4πε0 और cos स्क्वायर थीटा तो 1 हो गया, 3 + 1 4 हो गया, 2 बाहर आ गया, ये हो गया 2p बाई एक्सियल वाले से डिराइव हो गया नहीं। सिमिलरली केस 2, इसको भी देख लीजिए, थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री होगा तो क्या होगा, इट विल बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आप लिखा ई परपेंडिकुलर, cos 90 विल बी 0, खाली 1 बचेगा तो कितना हो गया 1/4πε0 p बाई आर। तो मतलब अगर ये आपको एट एनी पॉइंट आ रहा है तो आप एक्सियल और परपेंडिकुलर दोनों डिराइव कर सकते हैं। अब अगर रिजल्टेंट का एंगल पूछता है, और एंगल पूछता करता है tan फाइव, तो tan फाइव क्या होगा जल्दी बोलिए,
tan phi can be written as perpendicular E perpendicular by EX. परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, सो इट इज व्हाट, ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P sin थीटा बाई R क्यूब डिवाइडेड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा बाई। ये बताइए, आप इसको डिवाइड किए तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, p कैंसिल हो गया, r क्यूब कैंसिल हो गया, तो बचा कितना? आपको बचा tan phi कैन बी रिटन एज, ये देखिए यहाँ 1/2 बचा है, और sin थीटा बाई cos थीटा कितना हो गया? tan थीटा। मतलब phi कैन बी रिटन एज tan इनवर्स या 1/2 tan इनवर्स tan थीटा। तो ये तरीका है, किसी भी एंगल पे एट एनी एंगल आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं ड्यू टू। सिमिलरली अगर एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उस पे टॉर्क कितना लगेगा इसको भी आप जान सकते हैं। कैसे आप निकाल सकते हैं? सिंपल तरीका ये देखिए, दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म को इलेक्ट्रिक फील्ड तब कहते हैं जब इलेक्ट्रिक लाइंस का सेपरेशन यूनिफॉर्म, ठीक, मतलब इन दोनों का, इन सभी का सेपरेशन क्या है? सेम है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। और एक डाइपोल को रखा गया इस इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल को रखा गया। अब ये बताइए, आप भी जानते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स फ्रॉम नेगेटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रिक लाइंस इधर से आ रही हैं मतलब यहाँ कहीं पॉजिटिव सोर्स रहा होगा, इलेक्ट्रिक लाइंस आगे जा रही मतलब यहाँ कोई नेगेटिव सोर्स होगा जहाँ वो टर्मिनेट होगी। तो अगर यहाँ नेगेटिव सोर्स होगा तो इस चार्ज को क्या होना पड़ेगा? प्लस Q। अगर ये पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हो रहा है तो इसको क्या होना पड़ेगा? माइनस Q। होगा कि नहीं होगा? तो ये बताइए, आप जानते हैं कोई भी अगर इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है उस पर एक फोर्स लगता है, F कितना होता है? F इक्वल टू Q इंटू ई। इस पे फोर्स लगेगा F इक्वल टू क्यू ई, इधर लगेगा इस चार्ज पे, और इस चार्ज पे फोर्स लगेगा F इक्वल्स टू Q। ये बताइए, दोनों चार्जेस पे डाइपोल के दोनों चार्जेस पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है, सो इस सिस्टम पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। F नेट कितना हो गया? 0। मतलब what this dipole don't have any translatory motion, any translatory motion मतलब ये क्या है? हाँ जी। लेकिन इस डाइपोल पे या इस सिस्टम पे इक्वल अपोजिट फोर्स लग रहे हैं, उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं, मतलब इस पे एक कपल लगेगा ना, तो क्या लगेगा? इस पे टॉर्क लगेगा। तो आप टाउ क्या होता है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या लिखते हैं? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहाँ से? फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक, ये देखिए हमने यहां से नॉर्मल ये लाइन खींच दिया। मान लिया हमने कहा डाइपोल का लेंथ 2l है, ये एंगल थीटा है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2l cos थीटा। आपने क्या कहा टॉर्क को? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहां से? फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो सो सिंपल है। तो आप क्या लिख सकते हैं? आप टाउ लिख सकते हैं, आर की जगह क्या लिख सकते हैं? आर आपका क्या? आर इज 2l sin थीटा।
फोर्स अभी आपने लिखा, फोर्स क्या होता है, Q इंटू ई। तो आपने लिखा 2QL ई साइन थीटा। ये बताइए 2L इंटू क्यू क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P होता है, सो इट कैन बी रिटन एज P साइन थीटा, और इन वेक्टर फॉर्म टाउ टॉर्क कैन बी रिटन एज P क्रॉस E। मतलब इस पे क्या हो गया, एक नेट फोर्स तो जीरो है, लेकिन इस पे एक टॉर्क लग रहा है, दैट इज इक्वल्स टू PE। कितना लगा, इट इज द PE। अब मान लीजिए भी हमने आपको पहला क्या बताया था कि डाइपोल प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। किसी ने कहा अगर ये वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड हो, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो, तब क्या होगा। अब आप देखिए यहाँ वेरिएबल है, मैग्नेटिक लाइंस का सेपरेशन ज्यादा है, ये दूर भाग रहे हैं, मतलब इधर बी साइड का सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है और ये साइड का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है। हमने क्या कहा, डाइपोल कहाँ रखा है, एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आप सिंपल कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए विल बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। तो अगर दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है तो चाहे आप किसी एंगल पर फोर्स तो सेम, फोर्स तो इक्वल होगा नहीं, जब इक्वल नहीं होगा तो अपोजिट नहीं होगा, इसलिए नेट फोर्स जीरो इस केस में नहीं होगा। इसमें क्या होगा, नेट फोर्स होगा, और फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा, फोर्स डिपेंड्स अपॉन पहला ओरिएंटेशन ऑफ डाइपोल, उसका ओरिएंटेशन क्या है, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसके ऊपर ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। दूसरा डाइपोल मोमेंट, इसके ऊपर डिपेंड करेगा, और तीसरा हाउ रैपिडली a dipole rotates। ये तीन फैक्टर अब काम करें, क्योंकि यहां पर F net इज नॉट इक्वल टू जीरो। जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था तो वहां F net कितना था, जीरो, क्योंकि उस सिस्टम पे डाइपोल पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस काम कर रहे थे, इसलिए नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो। अब ये बताइए अगर अब आपको यहाँ फोर्स निकालना है तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे फोर्स क्या होगा, F net कैन बी रिटन एज FA माइनस FB, यही ना आप लिखेंगे। FA बड़ा क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। FB भी छोटा क्यों है, बिकॉज इलेक्ट्रिक लाइन गेट्स सेपरेटेड। और आपने क्या कहा था, याद करिए, हमने कहा जो हमारा डाइपोल उसका लेंथ हमने क्या ले लिया है, 2L। आप D भी ले सकते हैं, L भी ले सकते हैं, 2L हम अपनी सुविधा के लिए लेते हैं, आपको बहुत जगहों पे स्मॉल L है 2L या D मिलेगा, तो आप इसको लिख सकते हैं। आप जानते हैं F क्या होता है, F इक्वल टू Q इंटू E भी होता है, होता है नहीं होता है, इसको तो आप पढ़े हुए हैं, इसमें कोई नई चीज आपके लिए नहीं है। तो आपने लिखा क्या, F नेट को Q इंटू E A माइनस Q इंटू E। या ध्यान दीजिए, आप लिखा Q E A माइनस E B, इसको आपने लिखा नहीं लिखा, क्या लिखा, Q E A माइनस E B। एक काम करिए, यहाँ हम फॉर टाइम में खाली D ले लेते हैं आपकी सुविधा के लिए, आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, कई किताबों में आपको मिलता है, ठीक। तो ये बताइए अगर हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, किसी कोई दिक्कत, हमने लिखा Q D E A माइनस E B बाई
What is this? Product of the magnitude, product of magnitude of charge and distance between the two charges क्या बोलते हैं? डाइपोल मोमेंट P. क्या हो गया? डाइपोल मोमेंट. आपने इसको क्या कर दिया? P. और ये क्या हो गया? ये इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट हो गया. आप इसको लिख सकते हैं डेल्टा E बाई डेल्टा D. क्या लिख सकते हैं आप? F नेट को आप लिख सकते हैं P डेल्टा E बाई डेल्टा D. तो ये क्या है? अगर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है तो आप इस तरह से, सॉरी वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आप इस तरह से उसका फोर्स क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं. इस हमने आपसे क्या कहा था? जितना हम पढ़ाते चलेंगे कॉन्सेप्ट उसका हम जेईई मेंस का क्वेश्चन कराते चलेंगे. ये जनवरी 2024 का जेईई मेंस का क्वेश्चन है जो टॉर्क पे आया है. इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल टॉर्क इन्वॉल्व. उसमें क्या कहता है? कहता है सिंपल, टू चार्जेस -4 माइक्रोकूलम एंड +2 माइक्रोकूलम +4 माइक्रोकूलम हुज पोजीशन आर गिवन 1, 0, 4, 2, -1, 5. ठीक है. और इलेक्ट्रिक फील्ड कहता है 0.20 I वोल्ट पर सेंटीमीटर. मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड अगर I कैप है इट इज एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस. और कहता है जो टॉर्क की वैल्यू आई है, द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क कम्स आउट टू बी 8 अल्फा इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन मीटर. देन व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ अल्फा. ये आपको 4 ऑप्शन दिए हैं. चारों में से आपको एक करेक्ट बताना है कि अल्फा की करेक्ट वैल्यू क्या है. आप हमको ये बताइए, आपने पढ़ा है टाउ इक्वल्स टू P क्रॉस E. तो पहले P निकाल दिया जाए. P जाएगा चार्ज इंटू डिस्टेंस D. ये बताइए, ये 1 I कैप 0 J कैप 4 K कैप है. यहाँ क्या है? 2 I कैप -J कैप 5 K कैप है. तो आप इसको D क्या लिख सकते हैं? तो आपने क्या लिखा? पहला आपने R1 लिखा. R1 क्या लिखा? I कैप +0 J कैप +4 K कैप. R2 क्या लिखा आपने? 2 I कैप -J कैप +5 K कैप. ठीक है. तो D कितना हो गया? D हो गया R2 माइनस हुआ. और R2 माइनस R1 कितना है? 2 - 1 हो गया I कैप प्लस -J -0 कितना हो जाएगा? -J कैप. और 5 - 4 कितना आ जाएगा? +K कैप. तो ये आपका D निकल आया. ठीक है. और चार्ज तो ऑलरेडी दिया हुआ है. चार्ज कितना दिया हुआ है? उसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो हो गया 4 × 10 टू द पावर -6. ये दो चीजें हमको दी हुई है. आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करिए. इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ है. ये दिया 0.20 I कैप वोल्ट पर सेंटीमीटर. अरे सेंटीमीटर को मीटर कन्वर्ट करोगे तो 1/100 से डिवाइड हो जाएगा. नहीं हो जाएगा? बताइए. 1/100 से अगर डिवाइड हो जाएगा तो बचेगा क्या? ये सीधे आप लिख सकते हैं इसको 20 I कैप वोल्ट पर मीटर. ठीक. आप जरा इसमें वैल्यू पुट करिए. हमको क्या निकालना है? सब तो दिया हुआ. टाउ भी दिया हुआ. आपने क्या लिखा? टाउ इज व्हाट? टाउ दिया 8 √ अल्फा इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन मीटर. और हमारा P कितना दिया? जरा P तो निकालना है. P निकाले नहीं तो P इंटू Q कर लीजिए. ये दिया है. आपने D निकाला था. 4 से मल्टीप्लाई कर दिए. जरा P भी निकालिए तब उसमें 12 पुट करें. P हो गया Q इंटू D.
कितना था Q, आप इसमें पुट कर दीजिए, आपको मिल गया 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 4k कैप इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम। कितना आ गया? 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम मीटर या माइक। ठीक, अब आप हमको ये बताइए, अब आप क्रॉस प्रोडक्ट लिखिए तो जल्दी करिए, यहां वैल्यू पुट करिए। हमने क्या कहा था कि आपका क्या निकला, P कितना आया? P आपका आ गया 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 4k कैप क्रॉस पावर हम बाहर ले लेते हैं, क्रॉस कितना है? ये कितना है? जल्दी बोलिए। 20 आई कैप वोल्ट पर मीटर ये है, कूलम मीटर ये है। अब पावर कितना? 10 टू द पावर माइनस 6 इसका रहा, हुआ कि नहीं रहा? तो ये बताओ, सिंपल तरीका है, अब ये क्या होगा? आपको आई डॉट आई पे 0 मिलेगा, खाली जे डॉट जे और के वाला मिलेगा। तो क्या मिला? आप जल्दी बोलिए। आपने इसको मल्टीप्लाई किया था, आपको क्या मिलेगा? आपको क्रॉस प्रोडक्ट किया था, आपको क्या मिला? आपको मिल गया 8 के कैप प्लस 8 क्रॉस प्रोडक्ट आप लेना जानते हैं, जे कैप, ये मिला 8 के कैप 8 जे कैप, और यहाँ एक 0 चला गया तो कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर माइनस 5। यहाँ कितना था? 8 रूट अल्फा इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। तो ये 10 टू पावर माइनस 5, 10 टू पावर माइनस 5 इससे चला गया, बोलिए गया कि नहीं गया? और अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें, इसको ऑन कंपेयरिंग यू विल गेट अल्फा इक्वल्स टू कितना आ गया? 2। अल्फा कितना आया? 2। क्यों? क्योंकि आप अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालें, या चेक कर लीजिए, इसका आप मैग्नीट्यूड निकालें तो क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 8i कैप का स्क्वायर 8j कैप का स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा 8 रूट 2। तो आप एक स्टेप और कर लीजिए, अगर आपको इसमें संदेह है। तो आपने क्या किया? आपने वैल्यू पुट की 8 रूट अल्फा इक्वल्स टू 8 रूट 2। 8 कट गया, अंडर रूट, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, हम यहां लिख देते हैं। आपने लिखा अंडर रूट अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट 2। अल्फा की वैल्यू क्या हो गई? जैसे प्लस माइनस 2 होता, लेकिन चूंकि यहाँ पॉजिटिव वैल्यू दिया है इसलिए आंसर विल बी। आपको निकल गया नहीं निकल? तो ये क्या है जो हमने आपको क्या बताया? टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बताया था। वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन करा देते हैं जरा उसको भी। हाँ, इसको देखिए, ये एक एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है और बड़ा अच्छा प्रॉब्लम है। इसमें क्या करता है कि इन सर्टेन रीजन देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज एक्टिंग अलोंग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन and electric field is not constant, it is increasing uniformly along z direction at the rate of 10 to the power 5 Newton per coulomb per meter। ये क्या कहता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है किधर? पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। ये बताइए, ये जेड डायरेक्शन हो गया, ये आपका एक्स हो गया, ये क्या हो गया? ये वाई हो गया। इसको आपने क्या कहा? एक्स एक्सिस। ये आपका जेड मान लीजिए हो गया, इसको हमने बोल दिया वाई। ठीक, या एक्स वाई। ठीक, अब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बढ़ रहा है?
मतलब इस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा, मतलब आपका क्या कहना है, ये जो डाइपोल है, ये आपका जो डाइपोल है जिसमें दो चार्जेस लगे हुए हैं, जो चार्जेस हैं, तो यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव नहीं होगा तो नेगेटिव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। ये -q चार्ज होगा तो ये क्या होगा, +q चार्ज। मान लो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो यहाँ हम बोल सकते हैं E प्लस डेल्टा EZ या DEZ लिख सकते हैं। DEZ है, यहाँ EZ है, ये क्या होगा, DEZ, दैट द स्लाइट इंक्रीज। ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर बढ़ रही है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट किधर से होता है, फ्रॉम नेगेटिव टू। इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट डाउनवर्ड है, तो E और P के बीच में एंगल कितना हो गया, ये हो गया 180 डिग्री। इसमें बहुत कुछ नहीं करना है, तो बहुत सिंपल हो गया। टॉर्क तो आप तुरंत कैलकुलेट कर, टाउ क्या होता है, PE साइन थीटा, और PE कुछ भी हो, साइन 180 डिग्री इज 0। तो जो क्वेश्चन दूसरा पूछा है कि टॉर्क कितना लगेगा, टॉर्क विल बी 0। क्या कहता है, व्हाट आर द फोर्स एंड टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द सिस्टम। तो टॉर्क तो आप आसानी निकाल लेंगे, और वेरिएबल फोर्स भी आप निकालेंगे। क्या फॉर्मूला लिखा आपने, पी एफ इक्वल्स टू पी, यहाँ क्या लिखेंगे, डी ई जेड बाई डी जेड। हो गया, तो दिया ही है कि 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम पर मीटर से ये चेंज हो रहा है। आपने क्या लिखे, एफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपने लिखा 10 टू द पावर -7, और ये कितना था, 10 टू द पावर 5 इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन, तो कितना हो गया, ये हो गया 10 टू द पावर -2 न्यूटन। तो आपका ये कितना सिंपल हो गया। अगर आपने वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड को डिराइव कर लिया है, तो इस तरह क्वेश्चन आपको क्या लगेंगे, इस तरह क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। हो गया कि नहीं हो गया, इसमें आपको कोई इस तरह क्वेश्चन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।